देखिए माई सेल्फ विक्रांत यादव और आज जो आप देख रहे हैं वो बायोमोलिक्यूल का लेक्चर नंबर 5 है। देखिए इस लेक्चर में जो पढ़ने वाले हैं या इससे प्रीवियस लेक्चर की मैं बात करूँ उससे पहले जो आपने पढ़ा था आपने इसी के टॉपिक पढ़े थे। कार्बोहाइड्रेट की चल रहा था मोनोसैकेराइड, डाईसैकेराइड जिसे हम ओलिगोसैकेराइड कहते हैं, और तीसरी टॉपिक्स क्या था हमारा भाई पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं इससे पहले अगर मोनोसैकेराइड तो अगर आप बात करते एक सिंगल यूनिट की बात कर रहे थे, उसके बाद आपने ओलिगोसैकेराइड पढ़ा जिसमें 1 to 10 यूनिट तक पढ़ा था, और उससे फर्दर अगर यूनिट इंक्लूड होती है एक से ज़्यादा, अगर मोर देन 10 या 12 के समथिंग जब ज़्यादा उससे फर्दर यूनिट आपस में इंक्लूड होती है तो उसको क्या बोलते हैं पॉलीसैकेराइड कहते हैं। एक चीज और भी पढ़ी थी कि भाई एक तो बात की जाए पॉलीसैकेराइड एक तो नेचुरल पॉलीमर होते हैं, साथ के साथ इसे हम बार बार बात कर रहे थे कि जो मोनोसैकेराइड जो ओलिगोसैकेराइड सारे के सारे कैसे होते थे शुगर, ओनली पॉलीसैकेराइड कैसे होते हैं नॉन शुगर। शुगर कैसे होते हैं टेस्ट में तो कैसे होते हैं स्वीट होते थे, वाटर सोल्यूबल होते थे और क्रिस्टलीन नेचर के होते थे, लेकिन जो नॉन शुगर उसके बिल्कुल अपोजिट होता है। ये कैसा होता है नॉन क्रिस्टलीन टेस्टलेस, और कैसा होता है वाटर सोल्यूबल होता है, सॉरी वाटर इनसोल्यूबल होता है, वाटर में घुलता ही नहीं है। बात करें इसका जर्नल फॉर्मूला की बात करें तो इसका जो जर्नल फॉर्मूला होता है C6H10O5 और इसका होल ट्वाइस क्या होता है N होता है। इसका होल अगर बात करें तो होल की N वैल्यू, N की जो वैल्यू होती है मोस्टली जो होती है या तो 12 या ग्रेटर देन 12 होती है मोस्ट ऑफ अगर बात करें तो ये इसका क्या हो जाता है भाई जर्नल फॉर्मूला होता है। तीसरी चीज इसी में एक चीज और पढ़ते हैं कि जो पॉलीसैकेराइड है इसमें जो मोनोसैकेराइड यूनिट के बेसिस पे ये दो भागों में बढ़ जाता है, एक तो होमो और एक दूसरा कौन सा हेटेरोपॉलीसैकेराइड। नाम से यार आपने जब होमो की बात आती है तो मतलब जब वो चीजें सेम सेम, और जब हेटेरो की चीज आती है तो मतलब उसमें कोई चीज क्या है डिफरेंट है, ये तो आपको सिंपली पता है। तो होमो पॉलीसैकेराइड किसे कहेंगे भाई ऐसा पॉलीसैकेराइड जिसमें सेम भाई जो ऐसा पॉलीसैकेराइड जो सेम मोनोसैकेराइड यूनिट से बना हो क्या बोला जाएगा होमोपॉलीसैकेराइड। और हेटेरोपॉलीसैकेराइड कैसे कहेंगे भाई जो डिफरेंट पॉलीमर यूनिट से डिफरेंट मोनोसैकेराइड यूनिट से बना हो उसको क्या कहेंगे हेटेरो। इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे इसका एग्जांपल आपके जो होमोपॉलीसैकेराइड उसका एग्जांपल इंसुलिन है, लेकिन अगर बात करें हेटेरोपॉलीसैकेराइड के जो मोस्टली आपके एग्जांपल चलते हैं स्टार्च चलता है, आपके अगर बात करें सेलुलोज चलता है, ग्लाइकोजन चलता है। तो ये चीजें जो आपके जो सिलेबस में चलते हैं, आपके जो दो ही पॉलीसैकेराइड आपके एनसीईआरटी चला रखी है, एक तो स्टार्च और एक सेलुलोज, दोनों के दोनों कैसे होते हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड होते हैं। क्लियर है किन चीजों से बने वही चीज हमें भी पढ़ने वाले हैं। तो इसके एग्जांपल ये पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहला जो आपका चलने वाला है पॉलीसैकेराइड कौन सा चलने वाला है स्टार्च। देखिए स्टार्च क्या होता है उसे पढ़ते हैं। देखिए भाई सबसे पहले अगर बात करें तो ये आपका जो सबसे पहला पॉलीसैकेराइड का जो एग्जांपल है वो आपका कौन सा भाई आपका स्टार्च है। देखिए स्टार्च अगर बात करें स्टार्च का सबसे की मेन सोर्स क्या है भाई जो ये ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। जो स्टार्च की अगर बात करें आपके जो गेहूं है आपके जो भी खाने की चीज़ें हैं जो हम ये जो खाना खाते हैं तो उसका सबसे मेन सोर्स आपका अनाज ही है। जो आप खाते हो तो सबसे वो उससे क्या मिलता है हमें अनाज के थ्रू स्टार्च मिलता है। जैसे गेहूं हो गया जो हो गया आपका जो भी चीज़ें हैं उनमें सबसे ज़्यादा अगर बात है मैक्सिमम वैल्यू किसकी पाई जाती है स्टार्च की पाई जाती है। तो ये भी कह सकते हैं ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। कहाँ से मिलता है भाई स्टार्च प्लांट से मिलता है। सेकंड टर्म स्टार्च की भाई अगर बात है स्टार्च आर फॉर्म बाय 2 यूनिट। अगर इसकी स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो स्टार्च 2 यूनिट से मिलके बना होता है। 2 यूनिट कौन कौन सी 2 यूनिट, एक पहली यूनिट को तो बोलते हैं एमाइलोज बोलते हैं या एमिलोज बोलते हैं, दूसरी को एमिलोपेक्टिन बोलते हैं। एक एमिलोज यूनिट से एक एमिलोपेक्टिन यूनिट से बना होता है। अब एमिलोज क्या होता है एमिलोपेक्टिन क्या होता है। स्टार्च अगर बात करें पॉलीसैकेराइड आपके अगर बात है आपके जो इस बार जो कोरोना टाइम में जो सिलेबस रिड्यूस किया गया है सीबीएसई के रेस्पेक्ट में अगर बात करूं तो वह क्या वहां से अगर बात करें आपके मोनोसैकेराइड हटा दिया गया है। तो इस बार जो इंपॉर्टेंट रह जाता आपका ओलिगोसैकेराइड रह जाता और पॉली। तो मेन चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका स्टार्च है सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो सवाल यहीं से पूछा जाता है स्टार्च किन 2 यूनिट से बना होता है, 1 नंबर का सवाल आता है। तो किन 2 यूनिट से बना होता है, एक तो एमिलोज दूसरी एमिलोपेक्टिन। अब एमिलोज और एमिलोपेक्टिन में डिफरेंट क्या है भाई ये जो स्टार्च का जो पार्ट बनाती है कितना परसेंट हिस्सा होती है 10 to 20% हिस्सा होती है किसका स्टार्च का होती है। लेकिन बात करें एमिलो जो पेक्टिन होती है वो स्टार्च का कितने परसेंट हिस्सा होती है वो होती है 80 to 90% हिस्सा होती है किसका स्टार्च का। बस 100 में से अगर मैं बात करूं तो 10 से 20% तो एमिलोपेक्टिन होता है उसका जो पार्ट होता है कंप्लीट जो स्टार्च बना 2 यूनिट से बना है। उसका जो 10 to 20% जो प्रोटीन का अगर बात करें प्रोटीन का नाम है स्टार्च का जो भाग होता है वो किससे बना होता है एमाइलोज से। दूसरा अगर उसका 80 to 90% जो भाग बना होता है किससे बना होता है एमिलोपेक्टिन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है जो ये होता है ये तो जो ये 10 to 20% पार्ट कैसा होता है वाटर सोल्यूबल होता है। वाटर सोल्यूबल होने के बावजूद भी अगर बात करें स्टार्च कैसी होती है वाटर इंसोल्यूबल। क्योंकि अगर सोल्यूबल का कितना ओनली थोड़ा सा पार्ट है भाई 10% तो सोल्यूबल होता है, लेकिन जो मोस्टली जो 90% उसका जो भाग है वो कैसा होता है वाटर इंसोल्यूबल। तो दोनों के रेस्पेक्ट में अगर कंपेयर करें तो कैसी रह जाती है वाटर इंसोल्यूबल होती है।
क्लियर है। उसके बाद जो ये बनी होती है तो मेड बाई 200 से लेकर 1000, 200 से लेकर 1000 यूनिट तक अल्फा ग्लूकोज यूनिट आपस में जुड़ी होती है। किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ी होती है? C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू जुड़ी होती है। अब C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है वो भी इसकी स्ट्रक्चर से पढ़ेंगे, और पहले भी आप अगर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बारे में या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इस प्रीवियस लेक्चर में भी देख सकते हैं। दूसरी अगर बात करें ये जो बनी होती है ये 2000 से लेकर 3000 यूनिट अगर मैं बात करूं वो भी किसकी ग्लूकोज की यूनिट, और वो भी कौन सी? अल्फा। और जो बनी होती है इसमें एक ब्रांच में जुड़ जाती है, और दो टाइप की ग्लाइकोसिडिक बनते हैं, एक तो C1C4 और एक C1C6। C1C4 और C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनते हैं किन में? एमाइलोपेक्टिन में। बनते कैसे हैं? सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपकी, सबसे पहले ये वाले भाई बना तो दोनों ही, भाई ये भी अल्फा ग्लूकोज यूनिट से बना है और ये भी अल्फा ग्लूकोज। दोनों में अंतर क्या है? इस वाली यूनिट की मैं बात करूं तो इस वाली यूनिट में होता है क्या? आपको एक चीज दिख रही होगी भाई, यहां से अगर मैं बात करूं ये आपको स्ट्रक्चर किसकी दिख रही है? अल्फा ग्लूकोज। ये भी आपकी स्ट्रक्चर किसकी? अल्फा ग्लूकोज। इसकी लगभग कितनी इकाइयां? 200 से लेकर 1000 तक। 200 से लेकर 1000 तक लगभग इसकी आपस में जुड़ती हुई चल रही होती है, एक लाइन शेप में, एक लीनियर शेप में जुड़ती हुई चल रही होती है। जुड़ती कैसी है? C1C4 लिंकेज के थ्रू जुड़ती है। तो C1C4 अगर बात करो आपकी, इसकी नंबरिंग हमेशा की थी, आपने देखा था ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर, ये 3, ये 4, ये 5, और ये कितने नंबर कार्बन था? 6 था। सेम इसमें यहाँ पे 1 आएगा। और जो लिंकेज बनाता भाई, इधर का एक OH और इधर का एक H2 बार, और इनके बीच में क्या बन जाता भाई? एक लिंकेज बन जाता है जिसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ये कौन सा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है? C1C4। ऐसे ये C1 है, अगले वाले के C4 कार्बन, भाई जो इधर इसके साइड में ऐसे में एक यूनिट लिखूंगा तो उसका कौन सा कार्बन? C4, और इसका कौन सा? C1। ऐसे यूनिट उससे जुड़ती हुई चल रही होगी आगे, और ये कब तक जुड़ती हुई चलेगी? जितनी इसकी यूनिट होगी। फर्दर जैसे ये वाला जो OH था किसी अगले वाले के H के साथ निकल के उसके साथ भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना रहा, और ये यूनिट तब तक चलती रहती है जब तक उसकी जितनी यूनिट है 200 से लेकर 1000 तक यूनिट जुड़ ना जाए। जितनी भी अगर उसकी मोनोमर टाइप की उसकी जो मोनोसैकेराइड यूनिट है वो सारी जब तक ना जुड़ जाए ऐसे जुड़ता हुआ चलेगा, एक लीनियर शेप में। दिख रहा है ना? ऐसे आपको बस भाई 2 जोड़ दो, 3 जोड़ दो, क्योंकि 200 से लेकर कितनी होती है? लगभग 1000 यूनिट होती है किसकी? अल्फा ग्लूकोज यूनिट होती किसमें? एमाइलोज में। जो स्टार्च का कितना % हिस्सा होती है? 10 to 20% हिस्सा होती है। ये लाइन भी क्लियर होगी। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, ये तो स्ट्रक्चर किसकी हो गई भाई? ये वाली स्ट्रक्चर आपसे पूछा तो किसकी हो गई? एमिलोज की होगी। एक लीनियर शेप में आप ग्लूकोज यूनिट को C1C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ऐड कर सकते हो। बात करो इसमें एमाइलोपेक्टिन की, अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या होता है कि जो ये वो सेम है, ये भी भाई आपकी अल्फा ग्लूकोज है, ये भी अल्फा ग्लूकोज है, ये भी, लेकिन इसमें जुड़ती कैसे है? इसमें C1C4 लिंकेज भी होता है और C1C6 लिंकेज भी होता है। नंबरिंग बात करूं इसमें, अगर मैं बात करूं C1 कार्बन, C2, C3, C4, C5, और ये कौन सा है? C6। ये कौन सा कार्बन? C1, C2, C3, C4, C5, और ऊपर कौन सा? C6। हमें मतलब अभी अगर बात करें इसमें C1, इसमें एक तो C1C4 के सेम इसी तरह भाई, यहां से क्या निकल जाएगा? H2, और इनके बीच में क्या बन जाएगा? एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्लियर है? उसके बाद बात करो, एक तो C1C4 लिंकेज भी है, साथ में एक ब्रांच में भी ग्लूकोज की यूनिट इसमें जुड़ती हुई चल रही होती है। किस पार्ट में? एमिलोपेक्टिन में। अब ब्रांच में एक तो C1 पर जुड़ा हुआ OH और एक C6 पर जुड़ा हुआ OH, H2O बाहर, और बीच में क्या बन जाता है? एक बॉन्ड बन जाता है, एक ऑक्सी लिंकेज बन जाता है। ये भी आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, लेकिन किस कार्बन के बीच में? C6 कार्बन और C1 कार्बन के बीच में। ऐसे ही कंटिन्यू एक आगे यूनिट आएगी वो OH के साथ, ऐसे कंटिन्यू चेन में चल रही होगी, ऐसे साइड में किसी में फिर ब्रांच आ जाएगी। इसमें एक तो लीनियर शेप के साथ साथ कौन सी चेन चल रही होती? ब्रांच चेन चल रही होती। ब्रांच किससे जुड़ी होती? C1C6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, और जो लीनियर चेन इसमें जुड़ी होती है किससे? C1C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। क्लियर है? तो ये स्ट्रक्चर आपकी जो भाई नीचे वाला अगर मैं बात करूं, ये जो पोर्शन आपका ये किसका हो जाता है भाई? आपका एमाइलोपेक्टिन का हो जाता है। ऊपर वाला अगर ये स्ट्रक्चर की मैं बात करें, और ये कंटिन्यू चलती रहती है ऐसे। अगर बात करें आगे ये वाला, ये किसी OH का H2 की अगली यूनिट से, ये वाला जैसे OH किसी अगली वाली से जुड़ रहा होगा, ये वाला OH किसी अगली वाली यूनिट से, ऐसे कंटिन्यू फर्दर चल रहा होगा। क्लियर है? ये चलता रहेगा जब तक कब तक चलता रहेगा ये यूनिट? जब तक उसकी कितनी 2000 से 3000 यूनिट इसमें जुड़ ना जाए। कुछ लीनियर में होती है, कुछ फिर ब्रांच में आ जाती है, फिर कुछ लीनियर में आ जाती है, फिर कुछ ब्रांच में आ जाती है। क्लियर है भाई? जो एमाइलोपेक्टिन का कितना % भाग होती है? 80 to 90%। तो भाई ये आपने जो स्ट्रक्चर पढ़ी है किसकी? स्टार्च की पढ़ी है, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर बात करें, एक पॉलीसैकेराइड और बच जाता है आपका, सेलुलोज। देखिए वो भी इंपॉर्टेंट है, उसे भी पढ़ते हैं। देखिए क्या होता है। देखिए भाई, जो आपका सेकंड है पॉलीसैकेराइड का जो एग्जांपल, वो आपका क्या है भाई? आपका सेलुलोज है। सेलुलोज भी अगर बात की जाए, सेलुलोज कहाँ पाया जाता है? ये भी अगर बात की जाए कहाँ पाया जाता है? ऑब्टेनेड फ्रॉम प्लांट।
ये भी आपको प्लांट से ही मिलता है। दूसरी चीज़ जो ये बना होता है, किन चीज़ों से बना होता है भाई, अगर बात करें फॉर्म बाय बीटा ग्लूकोज यूनिट विद C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, एक लीनियर शेप में अगर बात है किसकी भाई, वो अगर बात करें आपने जो पढ़ा था स्टार्च किससे बना था, अल्फा ग्लूकोज, लेकिन ये क्या है, बीटा ग्लूकोज है। बीटा ग्लूकोज के ऐसे जो यूनिट होती है एक लीनियर कॉम्बिनेशन में कहाँ से, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ती हुई चलती है। बस इतना सा काम होता है भाई। आपको पता है C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, ये C1 है, ये C2, ये C3, ये C4, 5, 6 साथ चल रहा था बार बार। इनके बीच में आपका एक का OH और एक का H निकलने के बाद आपका हमें पता है जो आपका जो बनता है, इनके बीच में क्या हो जाए, एक ऑक्सी लिंकेज बन जाता है। ये बन गया H2 निकलने के बाद एक ग्लाइकोसिडिक बन गया भाई, एक ऑक्साइड लिंकेज जो बनने के, इसी को क्या बोलते हैं, ये C1 C4 के बीच में ऐसे ही भाई ये OH किसी नीचे वाला भाई, इस वाले यूनिट का OH अगले वाले यूनिट का कहाँ होगा, नीचे की साइड, उसके साथ भी क्या बन जाएगा, ऑक्सी लिंकेज। और ये भी चलता रहेगा जब तक उसकी जो यूनिट ना जुड़े। ये वाला OH किसी, क्योंकि दूसरे वाले को OH कहाँ होगा, ऊपर मिलेगा, ये आपस में ऐसे जुड़ते हुए चलेगा, ऐसे कंटिन्यू बार बार ये जुड़ता हुआ चलेगा जब तक इसकी सारी यूनिट जुड़ ना जाए। तो ये आपकी जो स्ट्रक्चर होती है एक इसकी भाई आपकी सेलुलोज की होती है। बस आपको ये पता था, आपको बस ये पता है बीटा ग्लूकोज याद होना चाहिए, आपस में जोड़ना है सबसे। अगर आपने जो ये कार्बोहाइड्रेट इसी के साथ जो हो आपका कंप्लीट होता है भाई, आपके जो बायोमोलिक्यूल में आप एक बायोमोलिक्यूल पढ़ रहे थे कार्बोहाइड्रेट, वो तो कंप्लीट हो गया है जो कि लेंथी पार्ट था। इसके बाद हम प्रोटीन पढ़ेंगे, आप एंजाइम पढ़ोगे, हार्मोन पढ़ोगे, आपके न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे जो कि और भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे मेन चीज़ आपको जो इस कार्बोहाइड्रेट में जो पढ़ने को और सबसे ज़्यादा याद करने को यूनिट होती है आपकी, एक तो ग्लूकोज यूनिट और एक फ्रक्टोज यूनिट। बार बार इन्हीं के जुड़ने से अल्फा और बीटा यूनिट आपको याद रखनी, बस और कुछ नहीं। हमें बस ये पता करना होता है कि जो सेलुलोज बना होता है किससे बना होता है, बस बीटा ग्लूकोज, उनको बस वो उसकी यूनिट आपको पता तो सिर्फ जोड़नी होती है, और किससे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, बस बात खत्म। तो ये चीज़ें ईजी है, इसे आसानी से पढ़े। इसके बाद आपका जो टॉपिक चलेगा वो प्रोटीन चलेगा, जो कि एक लेंथी पार्ट है इस चैप्टर का, जिसे हम एक ही पोर्शन में एक ही लेक्चर में उसे क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? तो उसे पढ़ते हैं भाई नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर है?